तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि एक प्रैक्टिस सेट है जिसको आप सब साथ साथ हल करिए। इससे आपकी तैयारी बढ़िया होगी। तो चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। आदिकालीन काव्य में किस प्रवृत्ति का अभाव है? किस प्रवृत्ति का अभाव है आदिकालीन काव्य में? तो पहला प्रकृति चित्रण, दूसरा राष्ट्रीय चेतना, तीसरा भक्ति, चौथा श्रृंगार। तो किसका अभाव है? तो इसमें बी, राष्ट्रीय चेतना का अभाव है। ठीक है, प्रकृति चित्रण भी हुआ है, भक्ति भी है, इसमें श्रृंगार से संबंधित रचनाएं भी हैं, लेकिन राष्ट्रीय चेतना का अभाव है आदिकालीन काव्य में। ठीक है, दूसरा देखिए, राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। तो राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं? सरहपा हैं, या शालिभद्र सूरी हैं, या चंद्रबरदाई, या स्वयंभू। तो सांस्कृत्यायन के अनुसार पहले कवि हैं सरहपा। ठीक है, पहले कवि कौन है? सरहपा हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सिद्ध साहित्य से तात्पर्य है। सिद्ध साहित्य से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? पहला, तंत्र मंत्रादि द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वाला साहित्य। बी है सिद्ध प्राप्त कवियों का साहित्य। सी है सिद्ध धर्म का सैद्धांतिक साहित्य। डी है वज्रयान परंपरा के सिद्ध आचार्यों द्वारा रचित साहित्य। तो इसमें से कौन सही है? तीसरा में से कौन सही है? तो डी सही है आपका ऑप्शन, वज्रयान परंपरा के सिद्ध आचार्यों द्वारा रचित साहित्य, यही सही है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, चौथा, सिद्ध कवियों में दार्शनिक कवि हैं। तो सिद्ध कवियों में दार्शनिक कवि कौन हैं? सरहपा हैं, या कणहपा हैं, या गोरखनाथ हैं, या लुइपा हैं। तो इसमें से कौन है? तो इसमें से दार्शनिक हैं कणहपा। ठीक है, दार्शनिक कौन है? कणहपा हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखते हैं, सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप पनपा संप्रदाय है। तो सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान साधना की प्रतिक्रिया के रूप में कौन सा संप्रदाय पनपा था? तो देखिए, वारकरी है, बौद्ध है, नाथ है, जैन है। तो कौन सा संप्रदाय होगा इसमें पांचवा में? तो नाथ संप्रदाय हो जाएगा आपका सही उत्तर। इसके बाद छठा देखिए, नारी की निंदा किस संप्रदाय में होती है? तो नारी की निंदा किस में होती है? नाथ संप्रदाय में होती है, या सिद्ध में होती है, या जैन में होती है, या बौद्ध में होती है? तो नारी की निंदा किस में होती है? तो नारी की निंदा होती है, नारी की निंदा नाथ साहित्य में होती है। किसमें? नाथ साहित्य में नारी निंदा है। सातवां देखते हैं, आदिकाल में किस प्रकार के साहित्य की रचना अधिक हुई? तो आदिकाल में जैन अधिक हुई, या सिद्ध हुई, या नाथ हुई, या रासो साहित्य। कौन सा साहित्य ज़्यादा लिखा गया? तो आदिकाल में जैन साहित्य अधिक लिखा गया है, जैन साहित्य। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आठवां क्या है?
नाथों ने अपने संप्रदाय के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया? तो नाथों ने किस भाषा का प्रयोग किया था? ए है अवहट्ट, बी है साध्य, सी है सधुक्कड़ी, डी है अवधी। तो नाथों ने किस भाषा का प्रयोग किया है? तो अवहट्ट भाषा है। कौन सी भाषा? अवहट्ट भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं। संधा भाषा का अर्थ है। संधा भाषा का अर्थ क्या है? अंतःसाधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा, या कर्कश शब्दों से युक्त प्राकृत भाषा, या मधुर शब्दों से युक्त पाली भाषा, या तत्सम शब्दों से युक्त प्राकृत भाषा। तो नौवां में क्या सही हो जाएगा बताइए? तो नौवां में सही हो जाएगा ए, अंतःसाधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा संधा भाषा है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। अगला देखिए, डॉक्टर नरोत्तम स्वामी रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? तो डॉक्टर नरोत्तम स्वामी रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? तो देखिए, रासक है यहाँ विकल्प में, रसिक है, रास है, रासो है। तो किससे माने हैं डॉक्टर नरोत्तम स्वामी? किससे माने हैं डॉक्टर नरोत्तम स्वामी? माने हैं रसिक से। किससे माने हैं? रसिक से माने हैं। और एक प्रश्न यहाँ छूट रहा है 10वां, देखिए इसको भी देख लीजिए। संधा भाषा का प्रयोग किया, तो संधा भाषा का प्रयोग किसने किया? ए है सिद्धों ने, बी है संत कवियों ने, सी है जैन कवियों ने, डी है अपभ्रंश कवियों ने। तो किसने किया? तो हो जाएगा सिद्धों ने किया था इसका प्रयोग, संधा भाषा का प्रयोग। ठीक है ना। संधा भाषा का प्रयोग किसने किया है? सिद्धों ने किया है। 11वां हो गया, 12वां देखते हैं। रासो शब्द का संबंध रसायन से किसने जोड़ा या माना? तो रसायन से माने हैं, ऑप्शन देख लीजिए पहले। आचार्य शुक्ल हैं, डॉक्टर नरोत्तम स्वामी, गणपति चंद्र गुप्त, राहुल सांस्कृत्यायन। तो रासो शब्द का संबंध रसायन से किसने जोड़ा है? तो रासो शब्द का संबंध रसायन से जोड़ने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक, अगला देखते हैं। बीसल देव रासों में राजा बीसल देव के साथ किसके विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा है? तो राजेश्वरी, बी है भानुमति, सी है राजमती, डी है संयोगिता। तो 13वां में कौन सा सही हो जाएगा? राजमती है इसमें। ठीक है, राजमती सही हो जाएगा। इसके बाद 14वां देखते हैं। खुमार रासों में पृथ्वीराज के वंश का वर्णन किया गया है, या राजा शिव सिंह की वीरता का वर्णन है, या आल्हा उदल की वीरता का वर्णन है, या चित्तौड़ के खुमार के युद्धों का वर्णन है? तो क्या है बताइए, जल्दी बताइए। तो इसमें है चित्तौड़ के खुमार के युद्धों का वर्णन है खुमार रासों में। ठीक है, 15वां देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अर्ध प्रामाणिक है? तो कौन सी रचना अर्ध प्रामाणिक है देख लीजिए। खुमान रासो है यहाँ पर, परमाल रासो है, पृथ्वीराज रासो है, बी और सी दोनों। तो क्या है इसमें, क्या हो जाएगा 15वें में? तो 15वें में हो जाएगा बी और
सी दोनों हो जाएगा। कहने का मतलब परमाल रासो और पृथ्वीराज रासो दोनों। अगला देखते हैं, पृथ्वीराज रासो का वर्ण विषय है। तो पृथ्वीराज रासो का वर्ण विषय क्या है? राजनीतिक है या सांस्कृतिक महाकाव्य है या श्रृंगार गाथा है या वीर गाथा है, क्या है? तो पृथ्वीराज रासो का वर्ण विषय हो जाएगा आपका ऐतिहासिकता, नहीं वीर गाथा होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? वीर गाथा हो जाएगा आपका। सत्रहवां देखते हैं, पृथ्वीराज रासो की रचना विधान में सर्वाधिक विवादास्पद पक्ष है। तो क्या है? प्रबंधात्मक है या पात्रों का नामकरण है या भाषिक संरचना है या ऐतिहासिकता है, क्या है इसमें? तो 17वें का हो जाएगा डी हो जाएगा। तो ऐतिहासिकता सबसे ज़्यादा विवादास्पद पक्ष है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक माना। तो पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक किसने माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, गौरी शंकर हीरानंद ओझा हैं, डॉक्टर बूलर हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। कौन माना है? देखिए कौन माना है, बताइए इसमें किसने माना? तो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने माने हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने माने हैं। अगला देखते हैं, चंद बरदाई को पृथ्वीराज का समकालीन किसने कहा है? गारसा दत्तासी हैं, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। किसने? तो बताइए किसने? तो 19 में हो जाएगा आपका गारसा दत्तासी हो जाएगा। 20वां है, छंदों का अजायब घर कौन सा ग्रंथ कहलाता है? परमाल रासो है, बीसलदेव रासो, कुमार रासो, पृथ्वीराज रासो। तो कौन कहलाता है छंदों का अजायब घर? तो हो जाएगा आपका पृथ्वीराज रासो। 20 का डी हो जाएगा। 21वां देखिए, ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। तो अजमेर के शासक से संबंधित कौन सी रचना है? दलपत विजय है या नरपति नाल है या नल सिंह या मधुकर भट्ट? कौन से हैं? कौन से रचनाकार हैं इसमें से? तो बताइए। इसमें हो जाएगा नरपति नाल हो जाएंगे, नरपति नाल हो जाएंगे। 22वां देखिए, रासो काव्य और उनके रचनाकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इसमें से एक सही है सुमेलित कौन सा है उसको बताइए। पृथ्वीराज रासो, जगनिक, परमाल रासो, कल्हड़, हम्मीर रासो, नरपति नाल, कुमार रासो, दलपत विजय। कौन सा सही है इसमें से? तो देखिए कौन सा सही है। तो इसमें से सही हो जाएगा डी ऑप्शन, कुमार रासो दलपत विजय की रचना है। ठीक है, कुमार रासो किसकी रचना है? दलपत विजय की रचना है। तेईसवां देखिए, निम्नलिखित कृतियों और उनके कृतिकार के संबंध में असत्य कथन को चुनिए। तो इसमें असत्य चुनना है। तो परमाल रासो जगनिक, कुमार रासो दलपत विजय, संदेश रासक अब्दुल रहमान, जस चंद्रिका जिनदत्त सूरी। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा। ये तो सही है, ये भी सही है। इसमें हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका। ये सही मिलान नहीं है। ठीक है ना, ये सही मिलान नहीं है आपका। अगला देखते हैं,
अगला देखते हैं, हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12 मासा सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? तो यहाँ राहुल बेल दिया गया है, बीसल देव रासो, संदेश रासक, परमाल रासो। तो किस में है बताइए आप भी, किस में है 12 मासा वर्णन? बीसल देव रासो में है, ठीक है। किसमें? बीसल देव रासो में सबसे पहले। प्राकृत पैंगलम में उपलब्ध छंदों के आधार पर किस काव्य की कल्पना की गई है? तो विजयपाल रासो, हमीर रासो, बीसल देव रासो, परमाल रासो। तो किसकी कल्पना की गई है? हमीर रासो हो जाएगा सही आपका। राठौड़ारी ख्यात में किन ग्रंथों का उल्लेख हुआ है? तो बताइए, पृथ्वीराज रासो और परमाल रासो, जयचंद्र प्रकाशो, जसचंद्रिका, हमीर रासो और पृथ्वीराज विजय, पौमचर्यु और रिठ्ठेमेचर्यु। कौन सही हो जाएगा इसमें 26 में? 26 में आपका सही हो जाएगा बी उत्तर, जयचंद्र प्रकाश और जय मयंक जसचंद्रिका। 27वां देखिए, कन्नौज के राजा जयचंद सिंह की वीर गाथा का गान किया गया है। तो भट्ट केदार कृत जयचंद प्रकाश में, या जयानक कृत पृथ्वीराज राज विजय में, या जगनिक कृत आलाखंड में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा 27 में? 27 का हो जाएगा आपका ए, भट्ट केदार कृत जयचंद प्रकाश में। ये हो जाएगा सही। आगे चलते हैं, आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि कौन थे बताइए? अब्दुल रहमान, अमीर खुसरो, स्वयंभू, सरहपा। तो अंतिम चरण के, आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि कौन हैं? तो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, अमीर खुसरो। उनतीस देखिए, पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई अपने जीवन काल में पूर्ण नहीं कर सके। रासो को पूर्ण करने का कार्य उनके पुत्र ने किया। उनका नाम क्या था? तो बलिभद्र, या बल्ह, या जल्हड़, या गुजरात। तो इनका नाम था जल्हड़ था, जो कि इस ग्रंथ को पूरा किए थे। पृथ्वीराज रासो में कवि ने प्रकृति के किन रूपों का वर्णन किया है? आलंबन व अनुभाव, संचारी भाव व उद्दीपन, अनुभाव व संचारी, आलंबन व उद्दीपन। तो क्या हो जाएगा 30 में आपका? 30 में क्या हो जाएगा? आलंबन व अनुभाव हो जाएगा आपका। पृथ्वीराज रासो का प्राधान्य विषय है। पृथ्वीराज रासो का प्राधान्य विषय क्या है? वीर रस की प्रधानता, या श्रृंगार रस की प्रधानता, या प्रकृति का सूक्ष्म अवलोकन, या युद्धों का चित्रण। क्या है इसमें? क्या है इसमें? इसमें वीर रस की प्रधानता है। पृथ्वीराज रासो में कुल कितने समयों का समावेश है? समय मतलब सर्ग। तो 72, 69, 60, 27। तो कितने हैं? 69 सर्ग हैं कुल। कितने हैं? 69 हैं, ठीक है। रेवा तट पृथ्वीराज रासो का कौन सा सर्ग है? रेवा तट तो 22वां है, या 24वां है, या 25वां है, या 27वां है? बताइए आप। रेवा तट तो हो जाएगा आपका 27वां। कौन सा हो जाएगा?
27वां हो जाएगा आपका। पृथ्वीराज चौहान के सेनापति चामंड राय किस नगरी को जीतकर आए थे? तो बताइए, इसमें पहला है, ए है दिल्ली, बी है धार नगरी, सी है देवगिरी, डी है गजनी। तो किसे जीत कर आए थे बताइए, आप जल्दी बताइए। तो हो जाएगा आपका देवगिरी, देवगिरी हो जाएगा। अगला देखते हैं। सेनापति चामंड राय ने पृथ्वीराज को कहाँ चलने के लिए प्रेरित किया? तो ए है रेवा तट के समीप के वन में आखेट करने के लिए, बी है जयचंद से युद्ध करने के लिए, सी है लाहौर नगरी में पर्यटन के लिए, डी है शहाबुद्दीन गोरी को पकड़ने के लिए। तो क्या हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा आपका ए, रेवा तट के समीप के वन में आखेट करने के लिए। ठीक है, ये सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं। रेवा तट के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो पहला है चंद्रबरदाई पृथ्वीराज के अनन्य सखा, बी है चामंड राय पृथ्वीराज के चाचा, सी है तातार मारूफ खां गोरी का प्रधान सेनापति, डी है चंद पुंडीर लाहौर का शासक। तो क्या हो जाएगा इसमें सही? 36 में हो जाएगा सही बी, चामंड राय पृथ्वीराज के चाचा। रेवा तट पर किस प्रकार के जीव बहुतायत में पाए जाते थे? बताइए। ऑप्शन ए है विशालकाय सिंह और दीर्घकाय पक्षी, बी है ऐरावत हाथी के समान बड़े दांतों वाले हाथी, सी है बड़े बड़े सींगों वाले 12 सींगे व कस्तूरी मृग, डी है कबूतर गौरैया हंस साद पक्षी। तो क्या हो जाएगा इसमें सही? 37 में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सही, ऐरावत हाथी के समान बड़े दांतों वाले हाथी। 38 देखिए। लोहिताक्ष सरोवर पर क्रीड़ा करने वाले हाथियों को श्राप किसने दिया? तो ए है ऑप्शन में पालकाव्य ऋषि ने, बी है इंद्र ने, सी है दीर्घतपा ऋषि ने, डी है रंभा ने। तो कौन दिया? कौन दिया? दीर्घतपा ऋषि ने दिया था। पाल काव्य ऋषि और हाथियों में परस्पर प्रीति का कारण था। क्या कारण था? ए है पाल काव्य ऋषि का जन्म एक हाथिनी के गर्भ से हुआ था, बी है पाल काव्य ऋषि भी एक हाथी थे, सी है पाल काव्य ऋषि पशु पक्षियों से प्रेमवत व्यवहार रखते थे, डी है हाथी पाल काव्य ऋषि के आश्रम में ही रहते थे। तो क्या हो जाएगा सही? 39 का बी हो जाएगा सही आपका, पाल काव्य ऋषि भी एक हाथी थे। 40वां देखिए। हाथियों के दुर्बल होने का मुख्य कारण क्या था? तो ए है ऑप्शन राजा रोमपाद ने उन्हें पकड़कर पिंजड़े में डाल दिया था, बी है राजा रोमपाद ने उनके लिए भोजन की व्यवस्था नहीं की थी, सी है पाल काव्य ऋषि के विरह में हाथी कृशकाय होते चले गए, डी है राजा रोमपाद ने उन्हें युद्ध के मैदान में छोड़ दिया। तो क्या हो जाएगा सही इसमें? इसमें हो जाएगा सी, पाल काव्य ऋषि ने विरह में हाथी कृशकाय होते चले गए। ये हो जाएगा आपका सही। तो इस वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे हम किसी और वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आप सभी से फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।